हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी मैट्रिक्स की सेकंड डीपीपी। पहली वाले डीपीपी में बच्चों हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। उसमें एक छोटी सी मिस्टेक थी, आप उसको बच्चे आप सही कर लेना। जो क्वेश्चन नंबर 13 था उसका आंसर बी था, शायद मैंने सी कराया था, तो आप उससे सही कर लेना। तो बच्चों, आज की डीपीपी में हम कवर करेंगे मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कुछ। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं फिर अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों, आपके पास क्वेश्चन में फर्स्ट में आपके पास दो मैट्रिक्स हैं और उन दोनों की मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले ये देखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्या उनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको यही चेक करना। तो कैसे चेक करेंगे? अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, उस मैट्रिक्स में आपको ये देखना है कि उनकी ऑर्डर पर आपको ध्यान देना है। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, मैंने उनकी ऑर्डर लिखी हुई है। अगर पहले वाले मैट्रिक्स की जो कॉलम है और दूसरे वाला जो मैट्रिक्स है उसकी रो अगर सेम है, क्या है, दोनों अगर सेम है तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों सेम है तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है बच्चों, तो पहली चीज़ क्या देखोगे कि जो पहला मैट्रिक्स है उसका कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो सेम है या नहीं। चलो भाई, अब मल्टीप्लाई इसमें देखते हैं। अब आपके पास जो ए है, उस ए में आपके पास है 1, आपके पास है 2 और 3। दूसरा आपके पास है -5, 4, 0, 0, 2, -1, 1, -3, 2। ओके, इसकी ऑर्डर की बात करते हैं तो 3 × 1 है और इसकी ऑर्डर 3 × 3 है। सही है। अब क्या बताओ, इसकी नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल हैं, तो जवाब मिलता है 9। अगर जवाब मिलता है 9 तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपको क्या दिमाग में रखना है कि पहला जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, नंबर ऑफ रो के बराबर हैं या नहीं। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास कह रहा है ए और बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन ए प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, अगर बच्चों आपके पास ए प्लस बी स्क्वायर है, यानी कि दो मैट्रिक्स ऐड तब होते हैं जब उनकी ऑर्डर सेम हो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं ऐसे। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करें तो a × a हो गया a स्क्वायर, a और b की मल्टीप्लाई हो गई a b, ये हो गया b × a और ये हो गया b स्क्वायर। ठीक है, गलती से भी आप a b प्लस b a को आप 2ba या 2ab मत लिख देना, क्योंकि ये इक्वल नहीं होते, ये ध्यान रखना। सही है इतनी बात? तो ऑप्शन आपके पास कौन सा हो गया है? बी। क्लियर है? गलती से भी इसको 2ab या 2aba मत लिख देना। ठीक है, ये तभी बराबर होंगे जब आपको क्वेश्चन में मेंशन हो, कम्यूटेटिव है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर है? चलो बच्चों देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, हमसे ए क्यूब पूछा है। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं आपको मल्टीप्लाई सिखा देता हूँ। तो जब भी आपको मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, तो मल्टीप्लिकेशन में ये दिमाग में रखना है कि पहले वाला जो रो है उसके एलिमेंट की मल्टीप्लाई आपको करनी है दूसरे के कॉलम से। यानी कि मैंने क्या बताया कि जो भी आपके रो के एलिमेंट हैं उनकी मल्टीप्लाई आपको करनी है किससे? दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के एलिमेंट से। क्लियर है? देखो कैसे। आपके पास 3 × 3 कितना हो गया? 9, -4 × 1 -4। सही है, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई हमने करी है 3 में, फिर -4 की मल्टीप्लाई करी है 1 में। अब करेंगे 3 की मल्टीप्लाई -4 में और -4 की मल्टीप्लाई -1 में, फिर 1 की मल्टीप्लाई करनी है 1 × 3, फिर मतलब इस वाले रो की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम में करनी है, फिर इसमें। मतलब आपको पहले वाला जो मैट्रिक्स है उसके रो के एलिमेंट्स दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से करने हैं, यानी 1 × 3 और -1 × 1।
फिर 1 इंटू -4 और -1 इंटू -1। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 5 -12 +4 यानी -8, ये हो गया 2 और ये हो गया -3। अब आपको a क्यूब निकालना है, निकालते हैं a क्यूब। तो 5 -8 2 -3 की मल्टीप्लाई करनी है 3 -4 1 -1। ठीक है, चलो बच्चों, तो 5 3 15 -8। ठीक है, 5 4 20 +8, 2 3 6 -3 -8 +3। तो ये आ जाएगा आपके पास 7 -12 3 -5। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? तो हाँ जी, बिल्कुल आपके पास फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपको बस क्या करना है, जो भी मल्टीप्लाई करनी है उसमें आपको रो के एलिमेंट्स की कॉलम में करनी है। और मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होगी जब पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स की रो के इक्वल हो, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर इतनी बात? चलो बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी में भी है और बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले आप i - a निकालोगे। क्या निकालोगे? i - a। i जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर आपके पास 2 है। ठीक है, माइनस कर रहे हो आप a को, तो 0 - 10 α/2, ये हो गया 10 α/2 और 0, दोनों को माइनस किया, 1 में से 0 गए 1, 10 α/2 माइनस के 10 α/2 और 1। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करें किसकी? इसकी मल्टीप्लाई इससे। चलो भाई करते हैं। तो आपके पास हो गया 1 10 α/2 माइनस के 10 α/2 और 1। मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई। तो बच्चों, मल्टीप्लाई आपको आ गई है कि आपको सिर्फ रो के करस्पॉन्डिंग आपको कॉलम में मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है ना? चलो भाई करते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया? कोस अल्फ़ा। फिर 10 α/2 की मल्टीप्लाई करोगे किस में? साइन अल्फ़ा में। पहला एलिमेंट क्लियर है। फिर इसी कॉलम की अगले में करते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई करी साइन अल्फ़ा में और 10 α/2 की मल्टीप्लाई करी है कोस अल्फ़ा में। अब माइनस के 10 α/2 की मल्टीप्लाई करी कोस अल्फ़ा में और 1 की मल्टीप्लाई करी साइन अल्फ़ा। फिर माइनस के 10 α/2 की करी माइनस के साइन अल्फ़ा में और ये हो गया कोस अल्फ़ा। क्लियर है इतनी बात? तो रो की एलिमेंट को आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करनी है। चलो बच्चों, अब क्या करना है? अब आपके पास जो भी 10 नज़र आ रहा है उस 10 की जगह बच्चों आपको साइन और कोस में चेंज कर देना है। क्या कर रहे हैं भाई? कोस अल्फ़ा, इसको मैंने लिख दिया साइन अल्फ़ा/2। मतलब जो भी आपके पास ये 10 नज़र आ रहा है आपको इसको साइन और कोस में चेंज कर देना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो माइनस के साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा/2 कोस अल्फ़ा/2 कोस अल्फ़ा। ऐसे यहाँ हो जाएगा माइनस के साइन अल्फ़ा/2 कोस अल्फ़ा/2 कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा/2 कोस अल्फ़ा/2 प्लस कोस अल्फ़ा। सही है इतनी बात? चलो बच्चों, अब आपको करना क्या है? एलसीएम लेना है। लेते हैं। तो कोस अल्फ़ा कोस अल्फ़ा/2 साइन अल्फ़ा/2 साइन अल्फ़ा। तो आपको एक फॉर्मूला भी तो बनता हुआ दिख रहा होगा ना। चलो अभी बताता हूँ फॉर्मूला भी। माइनस के साइन अल्फ़ा एलसीएम आपने लिया,
कोस एल्फ़ा बाई टू साइन एल्फ़ा बाई टू कोस एल्फ़ा अपॉन कोस एल्फ़ा बाई टू। सही है। ऐसे यहाँ पर ले लीजिए साइन एल्फ़ा बाई टू कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा बाई टू, और ये हो जाएगा कोस एल्फ़ा बाई टू साइन एल्फ़ा बाई टू कोस एल्फ़ा बाई टू और कोस एल्फ़ा बाई टू। सही है इतनी बात। अब देखो फॉर्मूला बन रहा है। ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये। और इसे देखो, ये जो भी है ना, ये साइन वाला फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी का। हाँ है ना भाई, दो फॉर्मूले आपको दिखाई देंगे, कोस ए माइनस बी का कोस ए कोस बी प्लस साइन ए माइनस बी का साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है बच्चों, चलो भाई पहले ये फॉर्मूले बना लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा कोस एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस एल्फ़ा बाई टू, नीचे हो जाएगा साइन एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा बाई टू कोस एल्फ़ा बाई टू, यहाँ पर हो जाएगा साइन एल्फ़ा बाई टू माइनस एल्फ़ा अपॉन कोस एल्फ़ा बाई टू कोस एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस एल्फ़ा बाई टू। ठीक है, दो फॉर्मूले बन रहे थे, बना दिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या फॉर्मूला आ गया? तो पहला आपका बन गया है कोस एल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस एल्फ़ा बाई टू साइन एल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस एल्फ़ा बाई टू, ये आपका माइनस का साइन एल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस एल्फ़ा बाई टू कोस एल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस एल्फ़ा बाई टू। अब देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 1 माइनस के 10, साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, तो ये आ गया 10 एल्फ़ा बाई टू 1। अब ये आ गया। अब देखो ये किससे मैच करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो पहला ऑप्शन है उससे क्या है आई प्लस ए आपको पता है 0 माइनस 10 एल्फ़ा। चलो भाई सबसे पहले मैं आई प्लस ए ही निकाल देता हूँ, चेक कर लेते हैं। आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, आपका ए है 0 माइनस के 10 एल्फ़ा बाई टू 10 एल्फ़ा बाई टू और 0, यही है भाई आपका ए क्या है 0 माइनस का 10 एल्फ़ा बाई टू और 10 एल्फ़ा बाई टू 0, दोनों को ऐड कर दो तो देखो बच्चों क्या आता है। हमारे पास आ रहा है 0, ये हो गया 1 माइनस के 10 एल्फ़ा बाई टू 10 एल्फ़ा बाई टू और 1, क्या बिल्कुल मैच कर रहा है? जी बिल्कुल। तो हमारे पास आंसर आ गया आई प्लस ए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं चारों क्वेश्चनों में। ठीक है, तो पढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है? आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, दोनों के दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं। ठीक है बच्चों, ए जो मैट्रिक्स है वो आपका है 2 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 3। जो बी मैट्रिक्स है बच्चों वो भी डायगोनल मैट्रिक्स है 0 0 0 3 0 0 0 2, और आपको ए स्क्वायर भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करें, ए स्क्वायर निकालें। ए स्क्वायर तो 2 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 3, ये भी हो जाएगा 2 0 0 0 माइनस 3 0 0 0 3। करते हैं मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0, तो कितना आ गया 4। 2 इंटू 0 0 0 इंटू माइनस 1 0 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 3 0, तो ये दोनों के दोनों 0। ठीक है, नहीं तो आप जब भी आपके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट हो तो आप सिर्फ उन्हीं की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ 0 इंटू 2 0, ये भी पूरा 0 आ जाएगा, ये आएगा 1 और ये 0। 0 इंटू 2 0 0 0 0 0 0 और 9,
ये आ गया। अब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर और बी की मल्टीप्लाई, तो 4 0 0 0 1 0 0 0 9, उसकी मल्टीप्लाई करनी है -1 0 0 से 0 3 0 0 0 2। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो -4 आप मल्टीप्लाई कर सकते हो बहुत आसानी से, आप इसे कर लेना तो ये आ जाएगा। ऑप्शन अगर आप देखोगे तो बी ऑप्शन आपको नज़र आए। तो यानी कि हमने सबसे पहले ए की मल्टीप्लाई करी, ए स्क्वायर आया। बिल्कुल दिमाग में रखना, अगर सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 तो आपका डायगोनल एलिमेंट के ही आएंगे, ठीक है। फिर आपने जब ए स्क्वायर निकाले उसकी बी से मल्टीप्लाई करी तो आपका जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स आया जिसके एलिमेंट -4 3 और 18 है। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, आपको बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या है? देखो बच्चों, ट्रांसपोज का सिंपल सा मतलब आपके पास है कि जब कभी भी कोई मैट्रिक्स आपके पास है, कोई भी मैट्रिक्स है जैसे ए बी सी और डी, आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका ट्रांसपोज का सिंपल सा मतलब है जो भी रो है एलिमेंट है उनको आप कॉलम में चेंज कर दीजिए और जो कॉलम है आप उसको रो में चेंज कर दीजिए, सही है। और अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो बच्चों ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और अगर माइनस साइन के साथ आता है तो बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सही है इतनी बात। एक सिमेट्रिक है तो दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो एक प्रॉपर्टी भी आप याद रखोगे कि कभी भी इस तरह से दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a इंटू बी का ट्रांसपोज, ठीक है। या आप पहले b का ट्रांसपोज निकालें और a का ट्रांसपोज निकालें, दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, वही बात है। चलो मैं पहले a इंटू बी करता हूँ। 2 -1 -7 4 4 1 7 2, तो ये आ जाएगा 8 -1 इंटू 7 -7 2 इंटू 1 2 -2 -7 इंटू 4 -18 +18 -7 +8, तो ये आ गया बच्चों 1 0 0 1, ठीक है। अब आप इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो यही रहेगा। तो ये आपका कैसा मैट्रिक्स है बच्चों? तो ये आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स ए बी जीरो मैट्रिक्स देन, देखो भाई अगर कोई मैट्रिक्स जीरो है, ए बी अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि ए भी ज़ीरो है एंड बी भी ज़ीरो। पहला केस हो सकता है ए बी ज़ीरो हो बी भी ज़ीरो, या फिर आइदर ए ज़ीरो और बी ज़ीरो, ये हो सकता है। या तीसरा आपका हो सकता है नाइदर ए ज़ीरो नॉर बी ज़ीरो। ये तीन पॉसिबिलिटीज़ आपके पास हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आपका जो सी ऑप्शन है वो नहीं दिखता कि अगर किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो इसका मतलब या तो उन दोनों में से कोई एक ज़ीरो है, या दोनों ज़ीरो हैं, या फिर दोनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं है। तीन पॉसिबिलिटीज़ आपकी बनती है। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। इफ द प्रोडक्ट ऑफ एन मैट्रिक्सेस, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो बच्चों आप ऐसे तो है नहीं कि आप सबकी मल्टीप्लाई करें, तो आप कोशिश करें एक सीक्वेंस बनाने की, एक रेगुलेशन आपको दिख जाएगी, हाँ जी अगले से क्या आएगा उससे अगले से क्या आएगा। तो आप स्टार्ट करें 2 से, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो आप अगर 1 1 0 1 और 1 2 0 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, ये भी 0, 0 इंटू 2 0 1। तो बच्चों ये आपका आ गया 1 3 0 1, यानी कि इस पर ध्यान देना ये दोनों ऐड हो रहे हैं, बाकी के एलिमेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ भी देखो यही है। अब मैं इसी की मल्टीप्लाई कर देता हूँ उससे अगले वाले से, किससे? इससे।
तो ये आ जाएगा 1 3 0 1। अब देखो 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 1 3, ये 0 और ये 1, तो ये आ गया आपका 1 6 0 1। तो क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 0 1 6 को आप लिख दो ऐसे 1 + 2 + 3, हाँ या ना। तो एक सीक्वेंस बन गया कि ये वाले एलिमेंट ऐड होते चले जा रहे हैं, बाकी कुछ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं अगर जनरल लिखूँ तो कुछ ऐसे लिख सकता हूँ जनरल भाई 1 0 1 पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ 1 फिर उससे अगले 2 फिर उससे अगले 3 एंड सोन कितने हो गए हैं n। अब आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो। अब यहाँ पर सिंपल एक AP बनती हुई दिख रही है ये, और आपको पता है कि जो AP होती है उसका सम आपको पता है कितना होता है n/2 2a + n - 1 इंटू d। आपने कंपेयर कर दिया तो ये आ जाएगा n/2 n + 1 = 3 7 8। सही है। अब देखो आप कंपेयर कर लिया है, आप इसके फैक्टर कर लो। क्या कर लो? फैक्टर। अगर हम फैक्टर की बात करें तो आपके पास n/2 इंटू n + 1 कितना है? 3 7 8 है। तो आप लिख सकते हो n + 1 2 इंटू 3 7 8। अब देखो बच्चों 3 7 8 के आप अगर फैक्टर करते हो तो 2 1 ज़ा 2, कितना बचा? 1, 2 8 ज़ा 16 और 9। अब ये 3 से चला जाएगा, फिर 3 से चला जाएगा और फिर 3 से जाएगा और फिर 7 से। तो इसके फैक्टर तो ये हो गए। अब देखो 3 3 3 3 से 9 3 27, 2 2 ज़ा 4 इंटू 7 28। तो आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना। और अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको n की वैल्यू 27 नज़र आएगी, हाँ या ना। तो क्या आपको कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है? तो जी बिल्कुल नज़र आ रहा है 27। कुछ नहीं करा है कि रिलेशन बनाने की कोशिश करी। अगर मैंने पहले और दूसरे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करी तो दिखा कि वो ऐड हो रहे हैं, फिर तीसरे से कराई तो वो भी ऐड हो रहा है, चौथे से करेंगे तो ऐसा एक सीक्वेंस बन गया। उसे हमने AP से कंपेयर करा दिया फिर n की वैल्यू निकाल ली। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हमारे पास है कि AB एक 0 है। ठीक है भाई, A और B आपके पास दो मैट्रिक्स हैं और उनका जो प्रोडक्ट है वो 0 है। तो पहले मैं A और B का प्रोडक्ट ही देखता हूँ। तो हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा, साइन थीटा। दूसरा आपके पास है cos थीटा, साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। इसकी मल्टीप्लाई करनी है cos स्क्वायर फाई, cos फाई, साइन फाई, cos फाई, साइन फाई और साइन स्क्वायर फाई से, और ये आपका 0 मैट्रिक्स है। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई हमारी ठीक वैसे ही होगी जैसे होती थी रो और कॉलम की। कोस स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें करी, यानी कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस कोस थीटा साइन थीटा कोस फाई साइन फाई। क्लियर है इतनी बात? मतलब रो की कॉलम में मल्टीप्लाई। अब इसी की आगे करनी है तो कोस स्क्वायर थीटा कोस फाई साइन फाई प्लस इसकी करनी है इसमें कोस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, अब हमारा नंबर आता है इसका कोस थीटा साइन थीटा की मल्टीप्लाई करनी है कोस स्क्वायर फाई में, फिर साइन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई करनी है कोस फाई साइन फाई में। अब इसका नंबर आता है कोस थीटा साइन थीटा कोस फाई साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई। अब आप क्या करें, इसमें से आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर कोस थीटा कोस फाई कॉमन है, पूरे में से अंदर क्या बचेगा
तो उसको देखो, अंदर बचता है कोस थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, हाँ या ना? ठीक है। ऐसे इसमें देखो साइन थीटा एक तो कॉमन हो गया और एक आपका कोस फाई कॉमन हो गया, तो बचेगा कितना? यहाँ से कोस थीटा कोस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो बच्चों, ऐसे इसमें से कॉमन ले लीजिए आप। जो आपका कॉमन होके आएगा वो कितना हो जाएगा? तो बच्चों अगर हम कॉमन की बात करें तो इसमें देखो कोस थीटा है, कोस थीटा है, चलो भाई, और दूसरा साइन फाई है, साइन फाई है, तो बचेगा क्या? कोस थीटा कोस फाई और साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, अब इसमें से देखो, इसमें से साइन थीटा साइन फाई कॉमन है, क्या बच जाएगा? कोस थीटा कोस फाई और साइन थीटा साइन फाई। तो ये एक फॉर्मूला है आपके पास, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो क्या फॉर्मूला बन जाता है? कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। तो ये आ गया आपका कोस थीटा कोस फाई कोस थीटा माइनस फाई। ऐसी कोस थीटा साइन फाई कोस थीटा माइनस फाई। ऐसे यहाँ पर बच्चों साइन थीटा कोस फाई कोस थीटा माइनस फाई, साइन थीटा साइन फाई और कोस थीटा माइनस फाई। और ये आप कंपेयर कर सकते हो किससे? ज़ीरो मैट्रिक्स। अगर आप देखो तो ये वाला टर्म मैं क्या रख सकता हूँ? इसको ज़ीरो रख सकता हूँ क्योंकि सभी में कॉमन ही है। तो अगर मैं कोस, किसको? कोस थीटा माइनस फाई को कॉमन यानी ज़ीरो रख रहा हूँ, तो ये तभी ज़ीरो होगा जब थीटा माइनस फाई इज़ एन ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। आपको पता है कि कोस 90 क्या होता है? ज़ीरो। तो जितना भी थीटा माइनस फाई है वो अगर ओड मल्टीपल है तो ये हमेशा ही ज़ीरो होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल कंपेयर किया तो ऑप्शन आपके पास कौन सा हो गया बच्चों? तो ये, ठीक है ना, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आपके पास x गिवन है और x की पावर है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप n की वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। n की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो आपके पास x स्क्वायर आप निकाल लीजिए, 3 माइनस के 4 1 माइनस के 1, 3 माइनस के 4 1 माइनस के 1 करें मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, माइनस 4 इंटू ये हो गया -4, 3 4 ज़ा 12 प्लस के 4, 1 इंटू 3 3 -1, 1 इंटू 4 -4 और +1। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो ये आपको 5 माइनस के 8 2 और माइनस के 3 देता है। अब आप चेक करके देख लो, जैसे मैं पहले ऑप्शन में अगर n की जगह 2 रखता हूँ तो क्या मिलता? 3 2 ज़ा 6 -8 2 2। तो क्या ये मैच करता है? तो बिल्कुल नहीं। दूसरे वाले में मैं अगर n की जगह 2 रखता तो ये 4 3 2 -2, तो ये भी नहीं है। और इस वाले में अगर रखता तो भाई 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 1 1, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन हो जाता नन ऑफ दीज। हमने क्या करा? मल्टीप्लाई करी, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा ऑप्शन में रख कर किससे मैच कर रहा है, तो किसी से नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 11th क्वेश्चन कह रहा है ए बी इज इक्वल टू ए और बी ए इज इक्वल टू बी देन बी स्क्वायर। तो आप बी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो ना, बी इंटू बी, और इस बी की जगह बच्चों आप बी ए लिख दो। ठीक है, अब देखो ये जो आपका ए बी नज़र आ रहा है आप इसकी जगह ए लिख सकते हो। ठीक है, आप फिर इस बी ए की जगह क्या लिख सकते हो? बी, और बी ए की जगह हमने फिर से क्या लिख दिया, तो आंसर क्या हो गया बच्चों? बी। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान है।
कह रहा है ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ए बी ए इज। आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसका ट्रांसपोज करने पर वही आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, और ट्रांसपोज में बच्चों आप पेयर ले लें, इसको एक साथ लें और इसको एक साथ। प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, जब कभी भी ट्रांसपोज करते हैं तो ये उल्टे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप जब इसको लोगे तो ये हो जाएगा बी ए का ट्रांसपोज और ए का। जब आप इसमें फिर से लगाओगे तो ये आ जाएगा ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, और आपको पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ये, तो आंसर क्या हो गया, किसी का भी ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आ जाए बच्चों तो समझ लेना वो आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है इतनी बात। देखते हैं 13 क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो और जो एन है वो बच्चों इवन दिवन है। अब ए की पावर एन, ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए का ट्रांसपोज और एन, और मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बताओ ये चीज़ क्या हो गई, 1, क्योंकि n जो है वो इवन है और किसी भी निगेटिव की पावर अगर इवन है तो वो पॉजिटिव होता है। अब आप बताइए ये क्या हो गया, तो सिंपल सी बात है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है। चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना हो, ठीक है। ऑप्शन चेक करते हैं। तो बच्चों जो मैट्रिक्स होते हैं अगर आप उसका डिटर्मिनेंट निकालें और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालें तो वो सेम होता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया, ठीक है ना। दूसरे ऑप्शन की ओर आते हैं। अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स दिए हैं, उनका अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और मैंने बताया आपको किसी के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सेम होते हैं, तो आप दोनों की जगह ए भी लिख सकते हो, तो ये भी आपका गलत हो गया। सी पर आते हैं। सी भी बिल्कुल इसके ही जैसा है, आप दोनों की जगह उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हो, हाँ या ना। तो ये आ गया ए के ट्रांसपोज का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अब बचता है डी। तो देखो बच्चों मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लो या उसका डिटर्मिनेंट लो वो सेम होते हैं, तो ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ये नॉट इक्वल टू में है, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर हो गया डी। क्लियर है। बस ये याद रखना है कि कोई मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट या उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों सेम है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन ऑप्शन ही देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी हो गया, प्लस का बी ए माइनस का बी स्क्वायर। हम इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि हमें ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं है। क्लियर है इतनी बात। तो एक तरह से तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाता है, जो कि गलत है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि तीनों भी चेक कर सकते हैं, तो हाँ जी कर लीजिए। अब अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूँ तो वही मैट्रिक्स वापस भी आ जाएगा। अब देखो दूसरा, ए बी की पावर एन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको काम भी आएगा। ये बाय इंडक्शन से भी हम कर सकते हैं, और आपको कम्यूटेटिव दिया हुआ है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये गिवन है। अगर मैं एन की जगह 2 ले लेता हूँ, क्या ले लिया मैंने, एन की जगह 2, ठीक है, एन की जगह 2 ले लिया, तो ये हो जाएगा बच्चों ए बी का स्क्वायर। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बार मल्टीप्लाई में, और इसकी जगह बच्चों आप क्या लिख सकते हो, ए बी। अब बताओ क्या ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, तो हाँ जी ये ऑप्शन भी सही हो गया। अब तीसरे की बार चौथे की बारी आई, उसे भी आप देख लीजिए चेक करके, ए माइनस आई और आई प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही आई में करेंगे तो ए आएगा, और ए इंटू ए स्क्वायर, और आई इंटू आई ही होता है। तो क्या आपके पास ये ऑप्शन भी सही आ गया, हाँ जी। तो एक ही ऑप्शन हमारा गलत है पहला, बाकी तीनों ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। आराम से पूछा गया था कौन सा गलत है, तो वो ए है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारे पास ए सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है भाई, अगर कोई सेटिस्फाई करता है तो हम उसकी वैल्यू उसमें रखेंगे, ठीक है। अगर मैं x की जगह a रख देता हूँ तो ये वैल्यू आएगी a प्लस डी ए, और जब आपके पास कोई कांस्टेंट हो तो उसके साथ आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, सबसे पहले निकालते हैं ए स्क्वायर। तो आप a की मल्टीप्लाई a में कर दीजिए। किसकी मल्टीप्लाई? a की मल्टीप्लाई a में कर दी तो a इंटू ए हो गया a स्क्वायर, b की मल्टीप्लाई हो गई c, सही है। फिर उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा? इसका हो गया a इंटू ये हो गया ए बी प्लस बी डी, फिर a इंटू सी, a इंटू सी ये हो गया ए सी, और ये हो गया डी सी, ये हो गया बी सी प्लस डी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस सी डी, और बी सी प्लस डी स्क्वायर, ये तो a हो गया। अब आप क्या करें? a प्लस डी की मल्टीप्लाई a में कर दें। तो देखो मैं अगर करूं तो a इंटू ए स्क्वायर ए डी, ए बी प्लस बी डी, और ए सी प्लस सी डी, और ए डी प्लस डी स्क्वायर, ये हो गया। साथ में है के आई, ठीक है, तो इसकी भी कर दी के 0 0 के, और उधर आपका कौन सा मैट्रिक्स है? 0, सही है। अब आप माइनस करें तो देखो माइनस करोगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी सी माइनस ए डी, क्या बचा? बी सी माइनस ए डी प्लस के, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा पूरा पूरा, ए सी प्लस सी डी से ए सी प्लस सी डी, ठीक है ना, और ए बी प्लस बी डी से ये भी कैंसिल हो गया, और यहाँ बचेगा बी सी माइनस ए डी प्लस के। तो क्या आप कंपेयर कर सकते हो? तो जी हाँ, कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करेंगे तो बी सी माइनस ए डी प्लस के 0 आ जाएगा, और के की वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी? ए डी माइनस बी सी। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ जी बिल्कुल है, ए डी माइनस बी सी। कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल, सेटिस्फाई कर रहा था, वैल्यू रखी, कंपेयर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ भाग गए भैया? नहीं, आगे जा रहे हो। क्वेश्चन आपके पास है 16 यानी 17 सॉरी। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नल पोटेंट मैट्रिक्स। तो बच्चों नल पोटेंट मैट्रिक्स हमारा वो होता है जिसमें स्क्वायर करने पर आपका 0 मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे मान लो मैं सबसे पहले ए चेक कर लेता हूँ, तो 1 0 0 1 ये आपके पास है, मैंने ए स्क्वायर किया तो 1 0 0 1, आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर उसी से करते हैं तो भैया वही आता है, तो ये 1 0 0 1 ही आएगा। आप सी ले लीजिए, मैं इसको चेक करके देख लेता हूँ भाई, 0 0 1 0 ये है, मल्टीप्लाई करिए तो 0 0 1 0 0 0 1 0 मल्टीप्लाई करोगे तो भैया 0 0 1 इंटू 0 0 0, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स की अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और मल्टीप्लाई करने पर वो 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो नल पोटेंट मैट्रिक्स है। आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, तो ऑप्शन आपका सी हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास एक पी मैट्रिक्स है और ए है, ठीक है, और आपके पास x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू पर अगर आप नज़र डालो तो आपके पास 2005 q की पावर 2005, जो कि ऐसा तो है नहीं कि आप उसकी पावर 2005 करते चले जाओगे। तो आप क्या करें, कोई रिलेशन बना के देखें कि 1-2 बार मल्टीप्लाई करें तो आपको दिख जाएगा कि आगे क्या हो रहा है। तो पहले मैं उसी की मल्टीप्लाई उसी से करता हूँ, यानी कि अगर मैं इसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यानी कि मैं किसकी मल्टीप्लाई, अब देखो आपके पास जो q है उसकी 2 बार अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास पी ए पी टी ये है, इसी की मल्टीप्लाई करनी है पी ए पी ट्रांसपोज। पहले इनकी मल्टीप्लाई चेक करता हूं, क्या मैं पी और उसके ट्रांसपोज की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है। आपके पास पी है √3/2 1/2 -1/2 √3/2,
और आपके पास उसका ट्रांसपोज है √3/2 1/2 -1/2 √3/2। सही है, मल्टीप्लाई करिए। √3/2 की √3/2 में करेंगे तो 3/4 प्लस 1/4, फिर इसकी करेंगे तो माइनस के √3/4 प्लस के √3/4 माइनस के √3/4 प्लस के √3/4 1/4 प्लस 3/4, ये आ गया। तो ये तो कैंसिल ही हो गए। अगर आप ध्यान से देखो तो 3/4 और ये हो जाएगा एक 1 0 0 1। तो आप दिमाग में रखोगे जैसे ही P और उसके ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई होती है वो तुरंत आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये आ गया P(A²) P ट्रांसपोज। अगर हमने 2 बार करा तो यहाँ 2 आया, और अगर मैं इसे 3 बार करता बच्चों तो ये आपका 3 आ जाएगा। हाँ या ना? अगर 2 बार करें 2 बार, 3 बार करें 3, तो अगर 2005 बार करेंगे तो सिंपल सी बात है 2005 ही आएगा। अब ए को और चेक करके देखते हैं कि ए में ऐसा क्या है कि कुछ आ रहा है। अगर आप देखो A² निकाल के तो ए आपका बच्चों 1101 है। इसकी आप मल्टीप्लाई करें 1101 की। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 1 × 1 1 1 × 0 0, तो ये 1 आ गया। 1 × 1 1 1 × 1 1 1 और 1 हो गया 2, ये 0 और 1। एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसकी, इसकी। A³ निकाल के देख लेते हैं कितना आता है। तो 1 2 0 1 1 1 0 1 मल्टीप्लाई करिए। ठीक है बच्चों, ये तो इसकी अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 × 1 हो गया 1, 2 × 0 0, 1 × 1 1, 2 × 1 3, तो ये आ गया 1 + 2। ठीक है ना? अब देखो 3 बार मल्टीप्लाई करी तो यहाँ 3 आ रहा, 2 बार मल्टीप्लाई करी थी बच्चों तो यहाँ पर क्या आया था, 2 आया था। तो अगर मैं 2005 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ रही है तो क्या आ जाएगा। तो ए की पावर अगर आप 2005 करोगे तो यहाँ बच्चों 2005 आ जाएगा। सही है, इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आपका आंसर क्या हो गया? तो आपका आंसर सिंपल कितना आएगा भाई? देखो हमें वैल्यू रखनी है, पहले x की वैल्यू निकालनी थी, मैं रख देता हूँ पहले x की वैल्यू। इतना काम तो ख़त्म हो गया ना। x क्या है? तो x बच्चों आपका है P ट्रांसपोज Q की पावर 2005 और P, और Q जो है वो क्या है, ये है। ठीक है, तो ये आपका है P का ट्रांसपोज Q की 2005 और P, और इसकी वैल्यू रखते हैं तो ये आता है P A की पावर है 2005 P ट्रांसपोज P। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइडेंटिटी तो सिर्फ क्या बचेगा, ये और इसकी वैल्यू क्या आई है, ये। तो आंसर आपका 101, ये ऑप्शन हो गया। तो हमने करा क्या, सबसे पहले हमने देखा कि Q की पावर 2005 करनी है, तो पहले मैंने उसकी पावर 2 करी तो मुझे कुछ दिखा, फिर मैंने 3 करी तो मुझे लगा कि सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है जो बढ़ता चला जा रहा है। 2 बार करता हूँ 2, तो 3 बार 3, ऐसे ही दिख रहा है। तो उससे एक रिलेशन आपको दिखाई दिया, उसी रिलेशन का यूज़ करके फिर हमने x की वैल्यू को कैलकुलेट किया। कोई वो तो है नहीं मुश्किल, और P ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई आपको हमेशा आइडेंटिटी मिल रही है इसका, और यूज़ करा आपने। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 आपके पास है कि A और B आर स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको पता है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं तो A + B हमेशा B + A के इक्वल होगा, हमेशा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों की ऑर्डर सेम होती है। 20 कह रहा है कि आपके पास A और B हैं, आपको सबसे पहले A² निकालो। सही है, यानी कि α 0 1 1 α 0 1 1 मल्टीप्लाई करते हैं। α × α, α², 0 × 1 0, α × 0 0, 0 × 1 0, 1 × α + 1, ये आ गया। आप इसको कंपेयर कराएं किससे, B से, तो ये हो जाएगा α² 0, α + 1 1, और आपके पास B है 1 0 1 सॉरी
5 और 1। अब आप कंपेयर करें, आप कंपेयर करते हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर 1 भी आ रहा है और अल्फ़ा प्लस 1 5 आ रहा है। दो वैल्यू तो एग्जिस्ट करेंगी नहीं, या करेंगी नहीं। अल्फ़ा की इतनी वैल्यू नहीं हो सकती, कोई एक ही वैल्यू होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा की कोई भी रियल वैल्यू नहीं है जिसके लिए वो ए स्क्वायर बी के इक्वल हो। मतलब सबसे पहले हमने क्या करा बच्चों, ए स्क्वायर निकाला और बी से कंपेयर कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या करता हूँ, एक 2x2 का मैट्रिक्स बना लेता हूँ। A11 A12 A21 A22। तो A11 निकाला तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। A12 निकालते हैं तो 1 माइनस 4 आ जाएगा -3। बस आपको वैल्यू रखनी है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3। A22 हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 0। तो ये मैट्रिक्स हो गया 0 -3 3 0। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो आएगा 0 -3 3 0, जिसे आप लिख सकते हैं -a। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया था अगर आप किसी का भी ट्रांसपोज करें और वो माइनस टाइम्स आ जाए तो समझ लेना वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है इतनी बात। चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपसे पूछा गया है यूनिटरी, तो आप दिमाग में रखोगे जब भी ऐसा आए तो अगर कभी भी ए स्क्वायर करने पर 0 आ जाए तो ये आपका नील पोटेंट मैट्रिक्स होता है। और अगर आपने ए और उसके ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करी और वो आइडेंटिटी आ गया तो उसको बच्चों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर ए स्क्वायर किया और अगर ए आ गया तो उसको हम यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना है। तो 1/√2 1/√2 -1/√2 -1/√2 1/√2 1/√2 -1/√2 -1/√2 मल्टीप्लाई करें। 1/√2 1/2 हो गया 2 -1/2। फिर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 प्लस के 1/2 माइनस के 1/2। तो ये बच्चों आपका इससे ये सारे ही कैंसिल हो गए, तो ये आपका एक ज़ीरो मैट्रिक्स आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये एक नल पोटेंट मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा था ओनली करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें भी सबसे पहले आपको ए स्क्वायर ही निकालना है। ठीक है, तो 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 की मल्टीप्लाई करनी है। 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0। ठीक है, 0 × 0 0 0 × 0 -1 × 1 1। अब इसकी करनी है 0 × 0 0 0 × -1 0 -1 × 0 0 0 × -1 0 0 × 0 0 -1 × 0। इसकी करी तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0। फिर 0 × 0 0 -1 × 1 1। इस तरह से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो उस ऑप्शन आपको ए नज़र आ रहा है। क्लियर है इतनी बात। चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। तो बच्चों 24 क्वेश्चंस क्या कह रहा है, देखो फॉर द मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सबसे पहले आप ए क्यूब निकालें। ठीक है बच्चों, देखते हैं ए क्यूब। तो सबसे पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो हम ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर यानी कि 1 1 0 1 2 1 2 0। ये हो जाएगा आपके पास 1 1 0 1 2 1 2 1 0। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 1 हो गया 1, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर आपके पास हो गया 1 × 1 1 × 1 1 और 2 × 0 0। ठीक है, 1 × 1 1 1 × 2 2 ये 0 1 × 0 0 1 × 1 1 प्लस 0। 1 × 1 हो गया 1। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई 2 × 1 भी हो गया 2 1 × 2 2।
1 इंटू 1 1, 2 2 ज़ा 4 1, 1 इंटू 0 0 प्लस 2 0, 2 इंटू 1 2 और ठीक है 1 इंटू 1 1 और 0। कोई दिक्कत तो नहीं, बस आपको सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 इंटू 1 हो गया 2, 1 इंटू 2 2 0, 2 इंटू 1 0 1 0। तो ये बच्चों आपका आ गया, कितना आ गया 2 3 1, 5 6 2, 3 4 1, ये आ गया। अब आपको ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई मतलब ए क्यूब निकालना है। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं ए क्यूब ही निकाल देता हूँ, यानी कि ए क्यूब हो जाएगा ए स्क्वायर आपका आ गया 2 3 1 5 6 2 3 4 1 और मल्टीप्लाई करनी है 1 1 0 1 2 1 2 1 0। चलो बच्चों करते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3 और 1 इंटू 2 2, सही है। फिर आया 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, तो मैं इसको 3 लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। 5 इंटू 1 5, 6 इंटू 1 6 और 2 इंटू 4 4 हो गया। ठीक है, 5 इंटू 1 5, 12 प्लस 2, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 2 इंटू 0, तो मैं डायरेक्ट इसको 6 लिख दे रहा हूँ। 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4 और 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 1 3, 4 2 ज़ा 8 और 1 और ये हो जाएगा 4। तो जो आपका ए क्यूब आएगा बच्चों वो कितना आएगा, तो ए क्यूब हो गया, ये हो जाएगा आपका 3 और 2 5 और 2 7, 7 9 3। ठीक है, अगला हो जाएगा 6 और 5 11, 11 और 4 15, 12 और 2 14 19 और 6। ठीक है, तो ये हो गया 15 19 6, अगला होगा 9 12 और 4। अब हमें निकालना है बच्चों ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर, क्योंकि ऑप्शन देखने हैं। तो ए क्यूब तो आपके पास है 7 9 3, 15 19 6, 9 12 4। अब आप मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर में, देखो ए स्क्वायर था ये, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 3, 15 18 6। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 ज़ा 9, 12 3। अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या आ गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस आई इज इक्वल टू। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? हाँ जी बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वही होते हैं जिसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आए, ये होता है। तो चेक कर लेते हैं। पहले मैं ए ऑप्शन चेक करता हूँ, कोई उसमें तो और कोई रास्ता नहीं है। तो आप पहले कोस एल्फ़ा 2 साइन एल्फ़ा माइनस 2 साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा कोस एल्फ़ा 2 साइन एल्फ़ा माइनस 2 साइन एल्फ़ा और कोस एल्फ़ा। मल्टीप्लाई करें, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर एल्फ़ा 4 साइन स्क्वायर एल्फ़ा माइनस के 2 साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा प्लस के 2 साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा। ठीक है, ऐसे इसमें आ जाएगा माइनस के 2 साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा प्लस के 2 साइन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा। फिर इसकी करेंगे तो आएगा 4 साइन स्क्वायर एल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर एल्फ़ा। ये तो कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, लेकिन ये 1 नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। चलो भाई बी की बात कर लेते हैं। तो बी में आपके पास क्या है, कोस एल्फ़ा। तो जो बी ऑप्शन है उसमें आपके पास है कितना है, कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा
माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, यही है। एक बार और चेक कर लो भाई, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, इसकी मल्टीप्लाई करिए इसके ट्रांसपोज से, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, मल्टीप्लाई कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर कोस की मल्टीप्लाई करी, माइनस के कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ऐसे ये हो जाएगा माइनस के साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस के कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये तो कैंसिल हो गए और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों, 1। तो ये आ जाएगा 1 0 0 1। तो ये अगर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आपका ऑप्शन हो गया बी। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। मतलब आपको करना क्या है, उस मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज की अगर मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो समझ लो ऑर्थोगोनल है। तो क्लियर है बच्चों, तो हमने अपनी पूरी डीपीपी कंप्लीट कर ली। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।